हाय दिस इज चंदन एंड यू ऑल गाइस आर वेलकम इन द स्टूडेंट रूम। जी आज का जो टॉपिक है वो है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। लेकिन सर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट रूम की चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक के सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर समझने के लिए, कोई भी चैप्टर, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर के अगर इंडेक्स समझ लेंगे ना हम, तो फिर चैप्टर समझने में बहुत ही ईजी आएगा। तो हम पहले इंडेक्स की तरह बढ़ते हैं। पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं, इस चैप्टर की इंडेक्स में क्या है। एक्चुअल में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि डिविडेंड होता क्या है एंड डिविडेंड की मीनिंग क्या है। ओके, पहले हम देखेंगे कि डिविडेंड क्या है एंड उसका मीनिंग। उसके बाद देखेंगे हम कि डिविडेंड की फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द डिविडेंड। एंड उसके बाद हम देखेंगे ना लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर कौन सा लीगल प्रोविजन है, सारे देख लेंगे और बहुत ही ईजी है। ओके, एंड उसके बाद देखेंगे अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड एंड अनक्लेम्ड म्हणजे ना पे नहीं किया या तो इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया तो उस डिविडेंड का क्या होगा वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करने के लिए कितने सारे माध्यम है जी, हम देखेंगे वो भी। एंड उसके बाद देंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एक कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको समझेगा इंटरिम डिविडेंड और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये एक कंसेप्ट है, ये भी देख लेंगे हम। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम ही है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो डिविडेंड क्या है वो तो पहले देख लेंगे। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट क्या है वो भी देखेंगे एंड इंटरेस्ट के बाद हम इंटरेस्ट की फीचर्स भी देखेंगे आज। और फीचर्स देखने के बाद कुछ डिस्टिंक्शन है हमारे इस चैप्टर में, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे हम चलते हैं डिविडेंड की मीनिंग की तरह। डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब एक एग्जाम्पल सोचो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल को सोच के अब डिविडेंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सोचो राम एक बिजनेसमैन है, सॉरी राम एक ऐसा आदमी है राम, और राम को बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, राम को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, लेकिन राम के पास उतना कैपिटल नहीं है अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो राम ने बोला मधु और श्याम, जो राम की फ्रेंड है उनको बोला। मधु और श्याम ने बोले कोई बात नहीं है, हम इन्वेस्ट करेंगे राम, तुम बिजनेस करो, लेकिन तुम तो भाई बिजनेस करोगे राम, पर हम जो इन्वेस्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा बताओ? पैसा का तो कीमत होता है, बिल्कुल, हम पैसा देंगे तुम्हें, तुम बिजनेस करोगे, तुम प्रॉफिट कमाओगे, हमें क्या मिलेगा? ऐसा मधु और श्याम बोलता है। राम बोलता है अरे भाई टेंशन काहे लेने का, हम है ना तेरे भाई इधर। तो राम बोलता है हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी बांटेंगे क्योंकि तुम हमें हेल्प कर रहे हो बिजनेस खड़े करने में। तो उसके नेक्स्ट ईयर राम को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बिजनेस में। बिजनेस में प्रॉफिट होने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा मधु और श्याम को भी बांटा गया। जो जो हिस्सा मधु और श्याम को बांटा प्रॉफिट में से, वही हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है जी, वही हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है। उनको क्यों बांटा? क्योंकि वो इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट मतलब राम सॉरी मधु और श्याम राम को हेल्प किया था बिजनेस खड़े करने में, इसीलिए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दिया गया और इसी रिटर्न को बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। और कौन पे करता है? कंपनी पे करता है। ओके, तो अब बुक्स में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। आशा करता हूँ मैं डिविडेंड का जो टर्म है ये समझ में आया आपको। ओके, नहीं समझा तो वीडियो को पुश करके एक बार और बैक में जाकर देख लीजिए, और फिर भी नहीं आया तो नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं हूँ इधर आपको हेल्प करने के लिए। The term dividend is derived from Latin word dividendum, which means that which is to be divided। मतलब जो term dividend है ना, ये Latin word dividendum से आया है। ओके, dividendum सॉरी dividendum जो भी है यार, इधर से आया है, ये टर्म से आया है। तो जिसका मतलब है that which is to be divided, जिसका मतलब है डिवाइड करना। ओके, किसका डिवाइड करना भाई? प्रॉफिट का बांटना मतलब डिवाइड करना। ओके, ये होता है डिविडेंडम का मतलब।
देन आता है इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। किसका पार्ट है डिविडेंड? पहले ही बताया प्रॉफिट का पार्ट है। व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड डिविडेंड इज शेयर्स in distributable profit of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company। देन आते हैं हम डेफिनेशन की तरह। डेफिनेशन किसने दिया? पहला डेफिनेशन दिया है ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, इन्होंने क्या बोला? ए डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड का मीन्स ए डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से, या तो और रिजर्व अवेलेबल फॉर द पर्पस। मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर को एक तो प्रॉफिट में से, या तो हमने रिजर्व क्रिएट किए थे डिविडेंड पे करने के लिए, उस जगह से भी हम डिविडेंड पे कर देंगे। नहीं तो ये डेफिनेशन दिया किसने? ICAI ने दिया है। ओके, देन और एक डेफिनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेफिनेशन है? इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस विच ऑपरेटिंग फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ये होता है गोइंग कंसर्न। मतलब जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है। इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन विच इज एलोटेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर इन ए कंपनी। प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को हम बांट देंगे, ये होता है डिविडेंड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, तो नेक्स्ट है, एक नोट देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखिए ये नोट, क्योंकि MCQ में आ सकते ये नोट, इसलिए मैंने बताया। कहना प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड आर डिफरेंट टर्म्स। मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अलग है, एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये दोनों टर्म अलग है। ओके, जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये लॉ के द्वारा बताया जाता है। जैसे मैं दिखाता अभी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट व्हिच लॉ अलाउज टू ए कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। मतलब लॉ के द्वारा बताया गया है कुछ हिस्सा प्रॉफिट में से, कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ये होते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक हिस्सा। मतलब और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड क्या है ना, मीन्स प्रॉफिट हुई इज द डायरेक्टर कंसिडर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। डायरेक्टर कंसिडर करता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को, और डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद प्रोविजन किया जाता है इसका, वो होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ओके, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड एक हिस्सा है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का ही, ऐसा ही समझ लीजिए आप अभी। ओके, और ये दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। ओके, देन आता है सर फीचर ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड की फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है डिविडेंड का? फर्स्ट फीचर्स है तो इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर। अभी देखे ना, डिविडेंड क्या है ना, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही एक पोर्शन है जो कंपनी की शेयर होल्डर को बांटा जाता है। ओके, सेकेंड फीचर्स क्या है ना, इट इज पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कहाँ से पे किया जाता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से। भाई मतलब ये दोनों जो टर्म है, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, मीनिंग दोनों का सही है, लेकिन लिखने की स्टाइल अलग कर दी इन लोगों ने। ओके, पहला वाला आपको याद रहेगा तो दूसरा वाला आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे ना, इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट का एक पोर्शन है जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है। सेकेंड, इट इज पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो प्रॉफिट कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो रहे हैं ना, तो आशा करता हूँ कि आप भूलोगे नहीं ये दोनों का भी फीचर्स। देन आता है नेक्स्ट फीचर, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। डिविडेंड क्या ना, अनकंडीशनल पेमेंट है मेड बाय कंपनी। कौन पे करते हैं? कंपनी पे करते हैं। ओके, देन आता है कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर। कंपनी डिविडेंड किसको पे होता है? ओनली टू द शेयर होल्डर को ही पे होता है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रीफरेंस हो। डिवेंचर को नहीं, डिवेंचर होल्डर को तो डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनका आगे आएगा इंटरेस्ट। जब इस चैप्टर के बाजू में जो न्यू कंसेप्ट है इंटरेस्ट का, वहाँ पे आएगा वो। डिविडेंड किसको मिलता है? ओनली टू द शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो प्रीफरेंस हो। ओके, उनको डिविडेंड बांटा जाता है।
If the company has issued equity shares with a differential right as to dividend, the terms of issue of such share will govern and right of shareholder about receiving the dividend. मतलब the company has, if the company has issued equity share, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है विथ डिफरेंशियल राइट के साथ, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच शेयर, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ उस शेयर की टर्म्स विल गवर्न राइट ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड. समझा? देन नेक्स्ट फीचर क्या है ना, डिविडेंड कैंट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता? सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल में से डिविडेंड कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? कैपिटल में से कैसे करोगे भाई? कैपिटल बिजनेस करने के लिए है. अब कैपिटल में से सोचो आपको डिविडेंड इशू करना है, आपकी कंपनी में लॉसेस में चल रहे हैं और आपको डिविडेंड इशू करना है. एक तो आप लॉसेस में कंपनी में डिविडेंड इशू नहीं कर सकते हो, और अगर आप करते हो ऐसा सोचो, और अपने दूसरा सोचो आपको डिविडेंड इशू करना है. डिविडेंड इशू करने के लिए आपने न्यू शेयर इशू कर दिया. न्यू शेयर इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, वो पैसे से आप डिविडेंड इशू नहीं कर सकते, वो भी तो शेयर कैपिटल ही आ रहा है ना आपके पास. अब कैपिटल से कभी भी डिविडेंड इशू नहीं होता है. ओके, समझा? नेक्स्ट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जी, डिविडेंड हर बार डिक्लेयर्ड होता है किसके रिकमेंडेशन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन से. हर बार डिविडेंड इशू के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होता है और शेयर होल्डर की रिसोल्यूशन चाहिए होता है. ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये पूरी जिंदगी भर आप याद करके रख दीजिए, ये बहुत काम में आएगा. ये आगे जाकर पढ़ाई करोगे इसी फील्ड में तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए. डिविडेंड कौन इशू करता है? डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और रिसोल्यूशन कौन पास करता है? शेयर होल्डर डिविडेंड के लिए. ओके, डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द रिसोल्यूशन पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर. अभी मैंने वही बताया, डिविडेंड जो है रिकमेंडेड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड एंड रिसोल्यूशन पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग में रिसोल्यूशन पास करके अप्रूव करता है कौन? शेयर होल्डर. ओके, देन आता है डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वंस दैट ईयर्स एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम. डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, डिविडेंड किसका? प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं. प्रीवियस मतलब पिछले साल का. ओके, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं हो सकता. कहाँ पे ना? वंस द ईयर्स एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम. अगर एक बार हो जाता है अप्रूव्ड, फिर नहीं होगा भाई. प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो आप. समझा? देन आता है सर, डिविडेंड वन अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेब्ट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. अब एक बार बोर्ड ने रिकमेंडेशन पास कर दिया, डिविडेंड इशू करेंगे, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, डिविडेंड इशू करेंगे. उसके बाद डिविडेंड इशू नहीं किया कंपनी ने, ऐसा नहीं कर सकते हो बेटा. आपको आपने एक बार बोल दिए तो आपको डिविडेंड इशू करना ही पड़ेगा. अब इसको रिवोक नहीं कर सकते हो. समझा? ओके, देन आता है सर, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. मतलब इंटरिम डिविडेंड क्या है ना, एक डिविडेंड है, एक कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है. अभी अब समझ लिए डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड क्या है वो हम बहुत ही मस्त से पढ़ेंगे और आपको मज़ा आएगा बहुत वो पढ़ने में. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अभी बस इतना ही समझ लीजिए, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड. आपको डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर को तो बेटा कैश में पे कर, काइंड में नहीं. काइंड बोले तो सोचो राम एज अ शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी और राम को डिविडेंड पे करना है. राम को आप नहीं बोल सकते भाई राम तू एक काम कर डिविडेंड मत ले, उसके जगह तू हमारी कंपनी की एसेट लेके चले जा. ऐसा नहीं हो सकता. आपको डिविडेंड ही पे करना है. ओके, डिविडेंड ही पे करना है आपको. डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स. डिविडेंड किसके ऊपर पे होता है? पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू के ऊपर डिविडेंड पे होता है. समझा? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस. कॉल्स के ऊपर मतलब पेड इन एडवांस, जो पैसा पहले पे कर दिए, प्रीपेड अमाउंट के ऊपर कभी भी डिविडेंड पे नहीं होता. ओके, देन आता है सर लीगल प्रोविजन. डिविडेंड का कुछ लीगल प्रोविजन है. लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. कौन सा लीगल प्रोविजन है देखेंगे अभी हम ना सर.
लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड आप कहाँ से इशू करोगे, सोर्स क्या है डिविडेंड इशू करने का। कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, कंपनी कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पे कर सकता है, कहाँ से, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ओके, करंट ईयर मतलब इस साल जो प्रॉफिट हो रहा है मेरा, वहाँ से तो मैं पे कर सकता हूँ डिविडेंड बिल्कुल। करंट ईयर प्रॉफिट में क्या लेगा, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी of that year arrived at after providing for the depreciation and transfer to the reserve। मतलब करंट ईयर प्रॉफिट में से आप बिल्कुल डिविडेंड पे कर सकते हो, लेकिन डिप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व करने के बाद ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो करंट ईयर की प्रॉफिट में से। ओके, तो फर्स्ट सोर्स क्या है ना, डिविडेंड कहाँ से आप फर्स्ट पे कर सकते हो, एक तो आप करंट ईयर की प्रॉफिट पे कर सकते हो, पर तभी आप करंट ईयर की प्रॉफिट्स में से पे कर पाओगे डिविडेंड जब तक कि आप डिप्रिसिएशन और ट्रांसफर ऑफ रिजर्व नहीं कर देते हो। उसके बाद आप फ्रीली डिविडेंड इशू करते हो करंट ईयर प्रॉफिट में से, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सेकेंड, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कोई भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन पे करने के बाद कोई भी पिछले साल का पैसे से प्रॉफिट में से आप बिल्कुल डिविडेंड पे कर सकते हो। एंड थर्ड, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड, अगर कोई गवर्नमेंट ने आपको मनी प्रोवाइड किया शेयर होल्डर को, भाई पे कर दे, तो आप बिल्कुल वहाँ से भी पे कर सकते हो। ओके, तो तीन सोर्सेज क्या क्या है ना, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में पे कर सकते हैं डिविडेंड, कहाँ से, एक तो करंट ईयर प्रॉफिट में से, करंट ईयर प्रॉफिट में से आप तभी डिविडेंड पे कर सकते हो जब आप डिप्रिसिएशन और रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ओके, सेकंड, आप प्रीवियस मतलब पिछले साल के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड पे कर सकते हो, लेकिन पहले आपको डिप्रिसिएशन पे करना पड़ेगा उसके लिए। डिप्रिसिएशन के बाद देन आपको मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया डिविडेंड के तौर पे बांटने के लिए, वहां से भी बिल्कुल डिविडेंड पे कर सकते हो। समझा आपको। देन आता है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, अभी मैंने बताया कैपिटल में से कभी भी आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास सोचो एक मशीनरी था, कंपनी में एक मशीनरी है 3 करोड़ का, आपको 3 करोड़ की डिविडेंड पे करना है, और आप 3 करोड़ की बोले 3 करोड़ भी पैसा नहीं है, एक काम करते हैं ना, अब मशीनरी बेच के पैसा लेके हम डिविडेंड पे कर देंगे। नहीं बेटा, आप नहीं कर सकते ऐसे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉ ने अप्रूव ही नहीं किया, लॉ ने परमिशन ही नहीं दिया। आप कैसे कर सकते यार? आपने शेयर क्यों इशू किया? पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए आपको? बिजनेस करने के लिए। ओके, बिजनेस करने के लिए आपको एसेट्स चाहिए, और आप एसेट्स बेच रहे हो डिविडेंड पे करने के लिए, तो आप फिर पैसा लेके बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लॉ बोलता है कि डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में से आप कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन मतलब अब कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर सकते हो, कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो फिर बिल्कुल आप कैपिटल प्रॉफिट में से पे कर सकते हो डिविडेंड। और कैपिटल प्रॉफिट कैसे होता है कंपनी में? जैसे सोचो आपके पास कोई भी बिजनेस की कोई भी सेकेंड हैंड मशीनरी है, और मशीनरी आप सेकेंड हैंड में बेचना चाहते हो, बेच दे रहे हो, तो मशीनरी है, कोई भी एसेट्स है, एसेट्स बेच रहे हो, तो एसेट्स से जो पैसा आएगा वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। समझा? जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, आपको पहले से पता है, मुझे पता है। ओके, डिविडेंड देन आता है सर, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से पे हो सकता है, तभी पे हो सकता है जब कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करोगे। कौन से कंडीशन ना? फर्स्ट, अगर आपकी कंपनी की आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन परमिट करता है तो फिर आप बिल्कुल कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड इशू कर सकते हो। सेकंड, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलीज्ड इन कैश, कैश में होना चाहिए। आपकी कैपिटल प्रॉफिट रिलीज कैसे होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। थर्ड ना, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज। आप इट रिमेन्स मतलब आपके पास प्रॉफिट उतना रिमेन्स होना चाहिए आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप डिविडेंड पे करने के लिए
आपके पास तो उतने एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यूएट करने के बाद उतना तो पैसा होना चाहिए भाई डिविडेंड पे करने के लिए। अगर होता है तभी तो पे करोगे। सोचो आप 3 करोड़ की डिविडेंड पे कर रहे हो और एसेट एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने के बाद आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है, तो अब 1.5 करोड़ तो कैसे पे करोगे? डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। लॉजिक है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ समझा जो मैंने बताया। ये पॉइंट है, पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। कैसा ना, डिविडेंड नहीं पे कर सकता कोई भी कंपनी उनके कैपिटल में से, लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल करता है कंपनी तो फिर डिविडेंड पे कर सकता है। कौन से कंडीशन? अगर उनके आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन AOA अगर परमिट करता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड, कैपिटल प्रॉफिट आर रिलीज्ड इन कैश। कैपिटल प्रॉफिट कैसे रिलीज होगा? कैश में रिलीज होगा। थर्ड, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपका ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के बाद उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ओके, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल करते हो फिर बिल्कुल कैपिटल प्रॉफिट में से आप इशू कर सकते हैं। देन आता है डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। आप फ्री रिजर्व में से डिविडेंड पे कर सकते हो। ओके, आपके पास कोई फ्री रिजर्व है, वहां से आप बिल्कुल डिविडेंड पे कर सकते हो। ओके, देन आता है लीगल प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। हमने क्या देख लिए? सोर्सेस ऑफ डिविडेंड देख लिए। अब कहाँ से डिविडेंड पे कर सकते हैं वो देख लिए। अभी देखना पड़ेगा हमें लीगल प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। जी, डिविडेंड डिक्लेयर करने की क्या लीगल प्रोविजन है? लीगल प्रोविजन है पहले तो हमें बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। जी, मैंने पहले की कई सारे लेक्चरों में बताया कि सर आप कुछ भी करो आपको बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा। ओके, करना ही पड़ता है बोर्ड मीटिंग। आपके रिगार्डिंग आपकी कंपनी में कुछ भी डिसीजन लो आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा ही। ओके, तो पहला प्रोविजन क्या है ना? बोर्ड मीटिंग। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन से ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो। ओके, एंड अब बोर्ड मीटिंग में कुछ रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जैसे रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। अब कितना डिविडेंड पे करना चाहते हो, कितने रेट में डिविडेंड पे करना चाहते हो, वो भी आपको रिसोल्यूशन करके बोर्ड मीटिंग में ही फिक्स्ड करना पड़ेगा। ओके, देन बुक क्लोजर डेट ऑफ द डिविडेंड, किस दिन डिविडेंड का बुक क्लोज होगा वो भी बोर्ड रिसोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में ही फिक्स करना पड़ेगा। एंड डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों? क्योंकि सर अब डिविडेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले में तो नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके लिए शेयर होल्डर को द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो फिर शेयर होल्डर की अप्रूव चाहिए तो फिर हमें मीटिंग करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के लिए फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझा? देन आता है बैंक विथ विच द सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रिमिट द डिविडेंड अमाउंट। भाई किस बैंक में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहाँ पे डिविडेंड अमाउंट पूरा डाल देंगे हम, वहाँ से कंपनी के अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर हो जाएगा। समझा? ये है लीगल प्रोविजन। फर्स्ट, कई सारे प्रोविजन है, जस्ट एक ही प्रोविजन बताया मैंने अभी तक के, बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रिकमेंडेशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में। ओके, बोर्ड मीटिंग में कुछ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जैसे रेट कितना रहेगा डिविडेंड का, अमाउंट कितना है डिविडेंड का, बुक क्लोजर डेट क्या होगा डिविडेंड का, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग किया जाएगा डिविडेंड को अप्रूव करने के लिए। देन एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये सारे बोर्ड रिसोल्यूशन हमें पास करना पड़ता है। देन आता है सर शेयर होल्डर अप्रूवल। हमने बोर्ड मीटिंग कर लिए, रिकमेंडेशन कर लिया बोर्ड मीटिंग करके, फिर अब तो अप्रूव चाहिए ना, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल के लिए हमें एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। और एनुअल जनरल मीटिंग में ही एक मात्र शेयर होल्डर आके अटेंड कर सकते हैं, और अटेंड करने के बाद वो लोग उनके जो अप्रूवल है वो पास करेंगे। समझा? तो फिर शेयर होल्डर अप्रूवल, डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। डिविडेंड अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर करते हैं, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके। डिविडेंड जब शेयर होल्डर अप्रूवल लेते हैं तो ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल रिसोल्यूशन नहीं। ओके, MCQ आ सकता है, 1 नंबर जा सकता है आपका, तो बिल्कुल ध्यान से आप ये अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिए।
जी, खोपड़ी में। तो डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, देन आता है शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर ए लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज द रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल के टाइम जो बोर्ड ने बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिसोल्यूशन पास करके बोला, सोचो 25% हम इस बार डिविडेंड पास करेंगे। शेयर होल्डर ने अप्रूवल के टाइम ये नहीं बोल सकता कि सर 25% नहीं, अब डिविडेंड के तौर पे 30% प्रॉफिट को बांट दो शेयर होल्डर के बीच में, ऐसा अप्रूवल नहीं दे सकता। लेकिन 25% की जगह शेयर होल्डर उसको कम करके 20% बिल्कुल कर सकते हैं, वही लिखा है इस लाइन का मतलब। लेकिन 25% से ज़्यादा नहीं कर सकता। ओके, देन आता है वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग। अगर एक बार जनरल मीटिंग में डिक्लेयर्ड हो जाता है डिविडेंड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये रिवोक नहीं कर सकते तुम। एंड कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन द ईयर। कंपनी इज नॉट परमिटेड ही नहीं है कंपनी टू डिक्लेयर सेकेंड टाइम। सेकेंड चांस नहीं मिलता भाई, जो होता है इधर फर्स्ट एक बार में होना चाहिए ना, बिल्कुल एक बार में होना चाहिए। सेकेंड चांस नहीं मिलता इधर, समझा। देन आता है सेपरेट बैंक अकाउंट। आप डिविडेंड इशू कर रहे हो भाई अपने शेयर होल्डर को, कैसे करोगे डिविडेंड? सबको बुला होगा क्या कंपनी में, आजा भाई शेयर होल्डर, आजा भाई हमारे कंपनी में, सारे के सारे अपना डिविडेंड लेके जा, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो फिर आपको इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल, द कंपनी मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन द शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड एज ए डिविडेंड अकाउंट एंड विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब आपको डिविडेंड पे करने के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और सेपरेट बैंक अकाउंट 5 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। कहाँ से 5 दिन? 5 दिन के अंदर ओपन करना पड़ेगा। कहाँ से 5 दिन? ना डिक्लेरेशन के 5 दिन, जिस दिन डिक्लेयर कर देते हैं शेयर होल्डर, उस दिन से लेके 5 दिन के अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन कौन करते हैं? शेयर होल्डर करते हैं, और रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, समझा। देन आता है लिस्टेड कंपनी, where companies shares are listed on the stock exchange। अगर कंपनी की शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ऑलरेडी, तो फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट और रेस्पेक्टिव लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड। लाइक मतलब कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए आपको अगर पे करना है डिविडेंड। उसके लिए आपको क्या ना, नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज वेयर, आपको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना पड़ेगा पहले से, जहाँ पे कंपनीज सिक्योरिटी आर लिस्टेड एट लीस्ट 2 days in advance of the date of meeting of the board at which recommendation of final dividend is to be considered। बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, समझा। तभी आप डिविडेंड इशू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है इसका? इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बाद आपको डिक्लेरेशन अबाउट द डिविडेंड भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। इसके लिए कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन इमीडिएटली करना पड़ेगा आपको। ओके, देन गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आप कितने दिन बाद बुक क्लोजर है आपकी, आप कितने दिन के लिए ओपन है डिविडेंड पे करना, वो भी आपको बताना पड़ेगा। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर, 7 दिन पहले बताना पड़ेगा आपको। मतलब बताना तो पड़ेगा, लेकिन 7 दिन पहले। कब से 7 दिन पहले? जिस दिन आपकी बुक क्लोजर है, उस दिन से 7 दिन पहले आपको बताना चाहिए, समझा। देन सर क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर द रजिस्टर। देन इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ECS या तो निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आप पे करोगे, लिस्टेड कंपनी है आपकी, तो आप पेमेंट के टाइम आपको ECS के माध्यम से या तो NEFT के माध्यम से आपको पे करना पड़ेगा आपकी डिविडेंड, समझा। मैं आशा करता हूँ समझा है आपको। देन लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली।
एक्सप्रेस कैसे करते हैं ना, ऑन पार शेयर बेसिस ओनली। ओके, ये समझा है। तो कुछ प्रोहिबिशन भी है डिविडेंड का। राम की कंपनी है, राम एंड सन्स लिमिटेड। राम एंड सन्स लिमिटेड डिविडेंड पे नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता, हम देखते हैं। कुछ प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड कब, पहला, कंपनी व्हिच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। जो भी कंपनी है वो डिपॉजिट पे करने के लिए, डिपॉजिट रीपे करने के लिए फेल हो गया, या तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी फेल हो गया, फिर वो कंपनी डिविडेंड इशू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? शेयर होल्डर कौन होते हैं हमारी कंपनी का? ओनर होते हैं। और डिपॉजिटर कौन होते हैं? जो डिपॉजिट लेते हैं, तो वो लोग सारे तो हमारी कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं ना, एक टाइप का क्रेडिटर है हमारी कंपनी को, तो पहले उनके पैसा वापस देना चाहिए। बिल्कुल, हम ओनर है कंपनी का, शेयर होल्डर है हम, तो हमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए कि हमें ही रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि हम ओनर हैं और वो क्रेडिटर है, लोन दिया है, तो पहले पैसा उसका वापस कर जाके, ओके, उसके बाद डिविडेंड पे करने का सोचेगा। समझा? उसके बाद आता है नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वही जो मैंने बताया, अगर डिबेंचर की रिडम्पशन नहीं किया तो भी आप पेमेंट डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन नहीं किया तो भी आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किए, नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ से आपने लोन लिए और कंपनी ने लोन लिया और लोन के खिलाफ जो इंटरेस्ट पे करना था वो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। पहले जा इंटरेस्ट पे करके आ, उसके बाद डिविडेंड इशू करने का सोचेगा। समझा? ये बोलता है लॉ कंपनी को। लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर, डिविडेंड पे करने का लीगल प्रोविजन क्या है? लीगल प्रोविजन क्या है डिविडेंड पे करने का? फर्स्ट, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। डिविडेंड कैश में पे करना पड़ेगा भाई, कोई काइंड में नहीं। समझा? कैसे? कैश में पे करना पड़ेगा, काइंड में नहीं। काइंड में मतलब जैसे आप डिविडेंड के बदले में शेयर होल्डर को नहीं बोल सकते अरे एक काम कर भाई, डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा इस साल, एक काम कर भाई तू कंपनी के एसेट्स उठा के लेके जा डिविडेंड के तौर पे। नहीं कर सकता, आपको कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा एज ए डिविडेंड। ओके, देन डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड कैसे पे कर सकते हो आप? डिविडेंड वारंट इशू करके, या तो चेक इशू करके, या तो और अदर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, वैसे भी आप शेयर होल्डर को डिविडेंड इशू कर सकते हो। ओके, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, बिल्कुल वो लिखा है बट अभी तक क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गूगल पे, फ़ोन पे कर दिया कोई भी कंपनी उनके शेयर होल्डर को उनके डिविडेंड, अभी तक क्या ऐसा मैंने कभी कुछ सुना नहीं है। ओके, देन आता है जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अगर अब शेयर्स जो है कंपनी का वो जॉइंटली होल्ड करते हो। होल्ड कैसे? जॉइंटली करते हो, आप और आपकी बीवी दोनों मिलके शेयर होल्ड करते हो, तो फिर डिविडेंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि आपकी बीवी को मिलेगा? डिविडेंड वारंट शुड बी सेंट टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब अगर आपका नाम पहले है शेयर में तो आपको मिलेगा, और अगर आपकी बीवी के नाम पहले है शेयर में तो आपकी बीवी को मिलेगा। ओके, जिसका नाम पहले उसकी हक पहले, उसकी हक पहले। समझा? ओके, एंड such person at his address as the shareholder or joint shareholder have given to the company in writing। राइटिंग में भी मतलब जी राइटिंग में भी दे सकते हो, लिख के बोल सकते हो कि भाई उसको नहीं पे करने का, मेरे को पे करने का। ओके, ऐसे भी करके आप चेंज कर सकते हो। जो आपकी शेयर है, सॉरी शेयर के ऊपर डिविडेंड है, मेरी दिमाग खराब हो गया, शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है उसको पे करने के लिए आप बिल्कुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, या तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस में जिसका नाम पहले है उसके ऊपर चले जाएगा डिविडेंड। कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जिस दिन से डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ओके,
डिक्लेयर कौन करता है डिविडेंड? शेयर होल्डर। रिकमेंडेशन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जिस दिन शेयर होल्डर अप्रूव कर देगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ओके। देन आता है डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उनको ही सिर्फ आप डिविडेंड पे करोगे, किसी और को नहीं। ओके। और इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपने शेयर ट्रांसफर कर दिए किसी और के नाम पे, तो फिर उस टाइम आप डिविडेंड पे करोगे बेनिफिशियल ओनर को। और वो कैसे होगा ना, डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू हो जाएगा। मैं अभी आने वाला है वो पॉइंट में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। पहले इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा या प्रेफरेंस को? ऑब्वियसली पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर सारे उठा के लेके जाएंगे। ओके। एंड जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है वैसे उनको पहले पेमेंट हो जाएगा डिविडेंड का। ओके। इफ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर ऑब्वियसली एज पर द स्टेटमेंट फर्निश बाय द डिपॉजिटरी, जो मैंने अभी बताया। इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर इन कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसको मिल जाएगा जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, उसी को मिलेगा डिविडेंड। ओके। देन आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट म्हणजे डिफॉल्ट इन पेइंग ऑफ डिविडेंड इन द गिवन टाइम। अगर आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट में डिविडेंड का, कौन से टाइम में? गिवन टाइम मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिफॉल्ट पेमेंट करना पड़ेगा डिविडेंड। कहाँ से? डिक्लेरेशन से। उस टाइम के अंदर अगर पेमेंट आप नहीं करते हो तो फिर आप डिफॉल्टेड कंपनी हो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अगर एक बार बोल देते हो कि हम डिविडेंड पे करेंगे तो आप डिविडेंड को रिवोक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पे करना ही पड़ता है। ओके। तो फिर आप अगर डिफॉल्ट कर देते हो डिविडेंड की पेमेंट में तो पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर एक डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगा। एंड कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के रेट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन डिफॉल्ट कंटिन्यूअस। जब तक के डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक के आपको डिविडेंड तो आपको पे करना ही पड़ेगा भाई, लेकिन उनको आप रिवोक नहीं कर सकते हो गया आपसे डिफॉल्ट, कोई बात नहीं है, आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दो, लेकिन चाहे 6 महीना बाद करो आपको करना पड़ेगा डिविडेंड पे, और उसके साथ साथ 12% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ओके, ये है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किधर भी जाइए मत, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत एक प्यारा कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इंटरिम डिविडेंड। जी, मेरा तो फेवरेट है, आपको भी अच्छा लगेगा वो पढ़ के, कोई बात नहीं है। एंड इतना तक के अगर आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारी वीडियो का अच्छा लगा, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे बहुत पहले पहुंच जाए। एंड गुड बाय, दुआओं में याद रखना।